एक महिला होती है जिसका एक देवर होता है। देवर केरल में रहकर नौकरी करता है और नौकरी जब वो केरल में करता है तो उसी से उस महिला के पूरे परिवार का लालन पालन होता है। वो महिला का जो देवर होता है उसकी एक पत्नी होती है, जो पत्नी अपनी जेठानी के साथ अपने इसी गांव में रहती है। और उस देवरानी को दो बच्चे थे। दो बच्चे के बाद क्या होता है कि एक दिन जेठानी को शक हुआ, क्योंकि देवरानी के कमरे से कुछ अजीब तरीके से आवाज़ आ रही थी। तो जेठानी को कुछ शक हुआ कि आखिरकार देवरानी के कमरे से अजीब तरीके की आवाज़ क्यों आती है। तो जो जेठानी होती है वो अपने पति से कहती है कि देवरानी के कमरे से कुछ अजीब तरीके की जो आवाज़ आती है, हो ना हो यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उसके साथ कोई कमरे में रहता है। तो उसका जो पति होता है जेठानी का, वो बोलता है कि तुम खामखा क्यों परेशान कर रही हो, घर का माहौल ख़राब करने में क्यों लगी हो। अब कहीं न कहीं ये जो बात होती है देवरानी के पास पहुंच जाती है। तो देवरानी गुस्से से लाल हो जाती है और गुस्से से लाल होकर वो कहती है कि मैं उस घर में अब कदाप भी नहीं रहूँगी जिस घर में उसके ऊपर शंका किया जाता है, उसके ऊपर शक किया जाता है। मैं अपने बच्चों को एक शहर लेके जाऊँगी, वहाँ पर पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, बड़ा आदमी बनाऊँगी। ऐसा कहकर वो घर से बाहर शहर की ओर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो शहर जाती है और कुछ दिन बाद उसके पति जो होता है देवरानी का, उस पति का हत्या हो जाता है, कत्ल हो जाता है। और जब ये कत्ल होता है तो जब पुलिस सारी कड़ियों को जोड़ती है तहकीकात करने के पश्चात, तो जो सच पता चलता है उससे पूरे गांव वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे देश विदेश में ये खबरें फैल जाती है और सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं केडी तक। आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मैनपुरी। मैनपुरी में एक कस्बा है पिछवा। पिछवा कस्बा का एक लगता है गांव सुन्नामई। सुन्नामई दरअसल यहाँ का एक रहने वाला व्यक्ति सुशील और उसकी पत्नी राधा देवी 11 अप्रैल 2025 को सदर के कोतवाली क्षेत्र में जाते हैं। राधा देवी पुलिस वालों से कहती है कि मेरा देवर 31 मार्च 2025 को अचानक गायब हो गया। ना तो उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही उसका कोई अता पता लग रहा है, जिसका नाम समीर है। दरअसल उनके देवर का जो नाम था वो समीर था। इस घटना को बीते 7 दिन बाद, मतलब कि 31 मार्च को देवर गायब हो जाता है और 7 अप्रैल 2025 को उसकी जो देवरानी होती है वो भी गायब हो जाती है। जब ये खबर पुलिस को उसकी जेठानी और जेठ बताते हैं तो पुलिस इस काम को एकदम गंभीरतापूर्वक लेते हुए वह तहकीकात करने लगती है। और तहकीकात करते हुए वह सबसे पहले क्या करती है कि मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है कि आखिरकार ये दोनों कहाँ थे, उस समय कहाँ थे। तो कॉल डिटेल निकालने के बाद वो सबसे ज़्यादा चेक कर रहे थे कि यह दोनों सबसे ज़्यादा किससे और कहाँ बात कर रहे थे। इन दोनों का जब कॉल डिटेल निकाला जाता है और दोनों का जब लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो दोनों का लोकेशन एक ही जगह दिखाई देता है। तब पुलिस इस बात को गंभीरतापूर्वक लेते हुए बारीकी से कॉल डिटेल चेक करती है। मीरा का फ़ोन जब उन्होंने लगाया, मीरा के पास फ़ोन, मतलब उनकी देवरानी के पास, तो मीरा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और कॉल डिटेल जब चेक किया जाता है तो उसमें एक रिंकू चौहान नाम का लड़का का सबसे ज़्यादा बात करने का नंबर मीरा के कॉल डिटेल में निकला। अब जब पुलिस वाले रिंकू चौहान का नंबर लगा रहे थे तो रिंकू चौहान का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था और मीरा का भी मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। दरअसल जो ये रिंकू चौहान होता है, यूपी का एक ज़िला लगता है एटा। एटा का एक थाना लगता है बागवाला। बागवाला में एक इलाका है लोहा बादशाहपुर। रिंकू चौहान वहाँ का रहने वाला होता है और वो हमेशा इस मीरा के घर आया जाता करता था। और आपको बता दें कि जब मीरा से उसकी जेठानी पूछती थी कि ये कौन है, तो वो हमेशा मीरा बताती थी कि ये हमारे मौसी का लड़का है। इसलिए परिवार वाले कभी उसके ऊपर शक नहीं करते थे, क्योंकि शक का कोई गुंजाइश ही नहीं बनता था। सब लोग जानते थे कि यह उसके मौसी का लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आता था भाई बनकर, लेकिन रहता था पति बनकर। दरअसल ये जो मीरा होती है, यह रिंकू चौहान से 1 साल पहले ही शादी कर लेती है मंदिर में जाकर। और घर पर बुलाती थी तो केवल भाई बोलकर बुलाती थी। अब जब वो पुलिस वाले रिंकू चौहान का तलाश कर रहे थे लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था, आखिरकार 11 अप्रैल को मुकदमा दर्ज होता है और 25 अप्रैल को रिंकू चौहान का पता चल जाता है। जब रिंकू चौहान का पता चलता है तो पुलिस वाले जब रिंकू चौहान के घर जाते हैं, उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक महिला बाहर निकलती है और वो महिला कोई और नहीं होती है बल्कि मीरा ही होती है। और उसके मांग में सिंदूर लगा होता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा पति गायब है इतने दिनों से, तुम्हारे मांग में सिंदूर क्यों लगा हुआ है। और रिंकू चौहान भी पकड़ा जाता है
और पकड़े जाने के बाद जब पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं, पूछताछ के बाद वो जो कहानी बताते हैं, उस कहानी को सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल जब मीरा खाली होती थी अपने घर पर काम धाम कर कर अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेजकर, तो हमेशा सोशल मीडिया का पन्ना पलटती रहती थी। सोशल मीडिया का पन्ना पलटते पलटते वह इंस्टाग्राम का पन्ना पलटती थी और वहीं पर इसे यह रिंकू चौहान मिल जाता है और रिंकू चौहान से हमेशा बातें करती थी। रिंकू चौहान हमेशा इसके पोस्ट को लाइक करता था, कमेंट करता था और एक दिन कमेंट में रिंकू चौहान ने कहा कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। लेकिन मीरा बोली कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा पति है। तो रिंकू चौहान बोला कि तुम्हारा पति तो बाहर रहता है, क्यों ना शादी कर ले। तो शादी का नाम सुनते ही मीरा रिंकू चौहान से मिलने जाती है और मंदिर में जाकर 1 साल पहले वो दोनों शादी कर लेते हैं। यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद रिंकू चौहान जो होता है उसके घर हमेशा आता जाता था, रहता था और भाई बनकर आता था, लेकिन पति बनकर रहता था। अब इसका जो पति था, पति समीर, वह हमेशा मार्च महीने में होली के त्यौहार पर छुट्टी लेकर घर आता था और रहता था। इस बार भी वह आया हुआ था घर पर। अब घर पर आने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस बार आ गया हूँ, हम बाहर रहकर कमाते हैं, हम अपने परिवार से दूर रहते, इसलिए अब मैं केरल नहीं जाऊँगा कभी, अब यहीं पर रहकर कमाई करूँगा और अपने परिवार के साथ खुशी से रहूँगा। अब यह बात कहीं न कहीं मीरा के मन में खटकने लगी कि अगर हमारा पति यहाँ पर रहेगा तो हम रिंकू चौहान से कैसे मिल पाएंगे। तो रिंकू चौहान और मीरा ने एक प्लान बनाया कि इसका कत्ल करना है और कत्ल चाहे जैसे करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ताकि हम पकड़े ना जाएं। इसलिए वो पूरा प्लान बना लिए और प्लान बनाने के बाद आपको बता दें कि 30 मार्च को बेबर के गांव नगरिया में एक शादी का समारोह था। दोनों लोग पति और पत्नी, मतलब मीरा और उसका पति, दोनों लोग शादी के समारोह में शामिल होते हैं और वहां पर एंजॉय करते हैं। 31 मार्च को लौटते समय मीरा अपने पति से कहती हैं कि क्यों ना एक फ्रिज और टीवी ले लिया जाए ताकि हम लोग खुशी खुशी रह सकें। गर्मियों के मौसम में पानी की ज़रूरत होती है और टीवी वगैरह देखना चाहिए। तो पति बोलता है ठीक है ले लेते हैं, लेकिन लेना कहाँ से है ये बताओ। तो मीरा कहती है कि मेरा एक भाई है जो मेरे मौसी का लड़का है, वह फ्रिज टीवी वगैरह बेचता है, क्यों ना हम वहाँ से फ्रिज और टीवी न ले लें। तो उसका पति बोलता है ठीक है, वहाँ से ही हम फ्रिज और टीवी ले लेते हैं और अपना जीवन अच्छे से यापन करेंगे। तो दोनों लोग वहाँ पर जाते हैं। तो जब रिंकू के साथ वो लोग जाते हैं तो रिंकू के साथ एक और लड़का रहता है जिसका नाम होता है नीलेश। अब ये दोनों बोलते हैं कि सामान तो चलो बाद में ले लेंगे दीदी और जीजा। उसको जीजा बोल रहा था और अपनी पत्नी को दीदी बोल रहा था। पहले क्यों ना कुछ एंजॉय कर लिया जाए। फिर बियर का इंतज़ाम किया जाता है और सभी लोग बियर पीते हैं। जब मीरा के पति को बियर पूरी तरह चढ़ जाता है, ये लोग बगल में पड़े एक भारी पत्थर से उसे इतना मारते हैं कि जब तक उसके पति की मौत नहीं हो जाती। और जब पति का मौत हो जाता है, क्योंकि पति फुल नशा में रहता है, उसे पता नहीं चलता, तो जब पति का मौत हो जाता है तो एटा में ये लोग हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद एटा से एक दूसरा ज़िला लगता है हाथरस का एक इलाका होता है सिकंदरा राव, और वहाँ पर वो लोग सड़क के किनारे उसे फेंक देते हैं। और जब सड़क के किनारे उसे फेंक देते हैं तो उसकी लाश को जब पुलिस पाती है तो 2 दिन इंतज़ार करती है, क्योंकि पुलिस पहचान नहीं पा रही थी कि इसके घर वाले कोई आएंगे और इसे लेकर जाएंगे, लेकिन कोई उसे लेने नहीं आता। तो 2 दिन बाद पुलिस वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और 15 अप्रैल को ये लोग कोर्ट में जाकर वापस शादी कर लेते हैं। मतलब कि जो होता है चौहान और उसकी पत्नी, ये दोनों जाके कोर्ट में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये लोग अपना रहने लगते हैं। लेकिन जब उसकी जेठानी या पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो सारी कहानियों का पर्दाफाश होता है। हालांकि उसकी जो पत्नी मीरा होती है वो भी पकड़ी गई और चौहान भी पकड़ा गया, लेकिन आज वो दोनों बच्चे भी अनाथ हो गए क्योंकि उसकी पत्नी भी जेल गई और चौहान भी जेल गया। अब उसके दोनों बच्चों का लालन पालन करने का जो जिम्मेदारी है उसके बुजुर्ग माता पिता ने उठाया, उनके बड़े माता पिता ने उठाया है। हालांकि ये घटना सुनाने का कोई मेरा मुख्य उद्देश्य ये है आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि आए दिन ऐसी ही घटना होती रहती है। जाते जाते आपको बोल दे रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।